जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वेलकम है सौरभ सिविल एकेडमी पे 15 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स में। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम आज़ादी के 79 वर्ष पूरे कर चुके हैं और हम 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, सब अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें इस वर्ष, और एक विकसित भारत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उसको साकार करें। आपको पता है कि यहाँ जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ते हैं, मीन्स आप अंग्रेजी माध्यम को हिंदी माध्यम को हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, किसी भी आरओ एआरओ बीईओ की कर रहे हो, साथ साथ पीजीटी टीजीटी कोई भी तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स मतलब सौरभ सिविल एकेडमी। तो आप ज्वाइन करिए, आराम से पढ़िए। 3 MCQ मैं आपको पर टॉपिक कराता हूँ, उससे आप रिविजन कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ को मजबूत कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। इंडिया 80th इंडिपेंडेंस डे, भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस 15 का 2026। देखिए आज क्या है कि भारत, मैंने आपको बताया कि 79 वर्ष भारत पूरे कर चुका है, 80 वर्ष से प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया हिस्टोरिक रेड फोर्ट में। अच्छा, और इस बार की थीम क्या थी? विकसित भारत @2047 युद्ध शक्ति। इसको याद रखिएगा, इस बार की थीम क्या है? विकसित भारत @2047 युवा शक्ति। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वंदे मातरम पहली बार इतिहास की, मतलब 80 साल के इतिहास में आज पहली बार वंदे मातरम को गाया गया है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और क्यों गाया गया? क्योंकि वंदे मातरम की 150वीं एनिवर्सरी थी इस बार। ठीक है, तो रेड फोर्ट से इसको गाया गया पहली बार। ये बात ध्यान रखिएगा कि वंदे मातरम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस बार बन सकता है। लिखा कितने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था 1875 में, आनंद मठ में लिखा था इन्होंने। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह के समय। ठीक, इसको पहली बार 1896 में गाया था कोलकाता सेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, कोलकाता के आईएनसी सेशन में। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, और अगर हम बात करें न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भी क्या कहते हैं 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे भारत का डिक्लेयर किया गया, वहां भी उत्सव वगैरह मनाए गए हैं। अच्छा, अगर बात करें तो इसमें इस बार स्पेशल गेस्ट कौन थे? पीएम विश्वकर्मा के कारपेंटर्स जो थे, कारपेंटर्स बंधु थे हमारे, वो थे। मुद्रा योजना की जो महिला लाभार्थी थी, एंटरप्रेन्योर थी, वो थी। पीएम स्वनिधि जी के बेनिफिशरीज वो थे। और भारत भारत टैक्सी ड्राइवर, जो मतलब भारत टैक्सी उसके टैक्सी ड्राइवर भी थे। अच्छा अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मतलब स्वदेशी गनों की सैल्यूट जो है दिए गए, मतलब 21 गनों को जो सैल्यूट दिया जाता है इस बार क्या है कि स्वदेशी गन थी। अच्छा, और क्या है कि जो पीएम की मतलब जो स्पीच है उसको 12 भाषा में, जो एआई भाषणी ऐप है, आपको पता होगा भाषणी प्लेटफॉर्म है, उसमें पीएम की स्पीच को क्या किया गया? लाइव ट्रांसलेट किया गया। मतलब जो भी व्यक्ति था वो लाइव पीएम की स्पीच को सुन सकता था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य बनेगा। विच प्लेटफॉर्म will place for real time translation of PM speech into 22 लैंग्वेज इट इज इंडिपेंडेंस डे? मतलब कौन सी ऐप थी? मैंने आपको बताया कि भाषणी प्लेटफॉर्म था। कौन सा प्लेटफॉर्म था? भाषणी प्लेटफॉर्म था। With reference to Vande Bharat considered the following statement. It was originally written by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 आनंद मठ नॉवेल। बिल्कुल सही बात है, आनंद मठ में 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। संग फर्स्ट टाइम फॉर कोलकाता सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही बात है, पहली बार रविन्द्रनाथ ठाकुर जी द्वारा गाया गया था आईएनसी सेशन कोलकाता में 1896 में। दोनों सही हो गया, इसका ए भी दोनों सही। Given the two statement labeled assertion engine, the 80th Independence Day ceremony marked a historic milestone in defense indigenous during celebratory events। बिल्कुल सही बात है। जो मतलब औपचारिक रक्षा स्वदेशी उपकरणों से जो सैल्यूट दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को, उससे क्या है कि एक इंडिजीनियस मतलब सेरेमनी हिस्टोरिक माइलस्टोन है। क्यों? क्योंकि पहली बार जो है ट्रेडिशनल कल सैल्यूट दिया गया। क्या हिस्टोरिक माइलस्टोन है। बस बहुत शान की बात है हमारे देश की। सोचिए, तो भारतीय तोपों से सलामी दी गई, बहुत ही सम्मानजनक बात है हमारे लिए। फाल्कन स्ट्राइक है। देखिए अभी भी क्या है कि यूएस सेंट्रल कमांड ने क्या किया है कि फाल्कन स्ट्राइक एक्सरसाइज में क्या किया, टास्क फोर्स का क्या किया, गठन किया। क्या किया है? गठन किया है। अच्छा, टास्क फोर्स कैसी है? तो टास्क फोर्स क्या, मल्टीनेशनल, मतलब क्या है कि एंटी अटैक ड्रोन द ड्रोन टास्क फोर्स है। मतलब कई देशों को मिला के टास्क फोर्स बनाई गई है। और ये टास्क फोर्स क्या है कि ड्रोन अटैक टास्क फोर्स, मतलब ड्रोन से अटैक करना बताएगी। अच्छा, तो चीज क्या है कि ये लैंड एयर वाटर तीनों में काम करेगी, मतलब तीनों, मतलब जमीन पे भी, वायु में भी और पानी में, मैरीन में भी, तीनों में काम करेगी। अच्छा, और क्या समझे, हमारा ड्रोन जो क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब ये क्या बताएगा कि ड्रोन क्षमता कैसे बढ़ानी है, कैसे कार्य करना है। ठीक है, आपको याद होगा भैरव बटालियन अभी
क्या कर जल्दी हमारी सेना में टुकड़ी शामिल हुई, वो भी क्या कहते हैं ड्रोन बटालियन थी हमारे देश की। फाल्कन स्टाइल रिसेंटली सीन द न्यूज इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉलोइंग, किससे है बताइए? फर्स्ट मल्टीनेशनल मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स बाई यूएस सेंट्रल कमांड। ठीक, चलिए। Consider the friendship regarding Falcon. It is designed as a multi-domain task force capable of launching drone attack on land, air, water. बिल्कुल सही बात है, लैंड एयर वाटर तीनों में है। अच्छा, इट इज इनिशिएटेड अंडर द एजिस ऑफ द यूएन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नहीं भैया, यूएन काउंसिल थोड़ा यूएसए कर रहा है ना भैया, खाली पहला से ही। Given to Falcon style vendor shift toward integrated modern warfare across diverse environment। बिल्कुल सही बात है, ये सही कह रहा है कि विभिन्न पर्यावरण डोमेन में एकीकृत आधुनिक युद्ध की बदलाव के प्रतिनिधित्व करता है। सही बात है कि हमने ड्रोन की यूज कर रहे हैं, सब सेना कंबाइन कर रहे हैं, तो यही इट कंबाइन द लैंड एयर एंड वाटर। बिल्कुल सही बात है, इसलिए मल्टीनेशनल टास्क फोर्स क्योंकि तीनों का कंबाइन यूज कर रहे हैं ना, इसलिए क्या है ए से बी से एक्सप्रेशन भी कर रहे हैं। स्प्राइट तेजस है, देखिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट खबर है कि अब क्या है, जैसे आप ट्रेन में जाते होंगे कभी कभार देखते होंगे प्रचार लगा रहता है, तो अब क्या है कि प्रचार तो लगा रहेगा, ट्रेन का नाम भी स्प्राइट तेजस होगा। क्या होगा? स्प्राइट तेजस होगा। ये दिल्ली लखनऊ चलने वाली क्या है पहली प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन है, मतलब जब अनाउंसमेंट होगा तो बोलेगा स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो इस तरह से अनाउंसमेंट भी होगा। ठीक है, तो 6 मंथ एडवर्टीजमेंट ब्रांडेड के लिए इसने करार किया। कोका कोला आपको पता है ना, स्प्राइट हो गई, थम्स अप हो गई, जैसे कोका कोला कंपनी किनले की बोतल हो गई, आप जो पानी पीते हैं कोका कोला कंपनी है, तो कोका कोला से करार हुआ है आईआरसीटीसी का 6 महीना के लिए, और सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ना। और क्या करेगा कि आईआरसीटीसी क्या करेगा, ट्रेन है ब्रांडिंग तब क्या करता है आईआरसीटीसी, क्या करेगा, इसे रेवेन्यू जुटाएगा, अपना पैसा दे देगा स्प्राइट ना इसको, किसका प्रचार हो रहा है भैया। ठीक है ना। विच ट्रेन रूट हैड बीन इंडिया प्राइवेट फर्स्ट ब्रांडेड ट्रेन इनिशिएटिव अंडर आईआरसीटीसी, कौन सा भी है? लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस ना। Consider for example regarding Tejas Express branding deal. IRCTC grants 6 month advertising right for Lucknow Delhi Tejas Express goes to Coca-Cola। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो कोका कोला को 6 महीने के लखनऊ तेजस दिल्ली एक्सप्रेस में किया है। सुपर हैवी फ्रेट ट्रेन थोड़े भी पैसेंजर गाड़ी है, ठीक है ना। ये पहले आईआरसीटीसी एक्सपेंडेड नॉन फेयर रेवेन्यू चैनल थ्रू द कमर्शियल ट्रेन मार्केट। सही बात है, आईआरसीटीसी जो है नॉन फेयर रेवेन्यू चैनल माध्यम से अपने पैसा बढ़ा रहा है, प्राइस बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि लखनऊ तेजस एक्सप्रेस को असाइन किया गया कोका कोला के 6 मंथ के लिए, इसलिए से किया है, इसे एक्सप्रेशन भी कर रहा है। ठीक, चलिए। एमएस मारिया इको फ्रेंडली एमपीवी वेसल मल्टी प्रोजेक्ट व्हीकल जो है, ये मतलब क्या है कि मल्टीपर्पज व्हीकल जो है, ये वेसल जो है इसका जो है क्या हुआ है एमएस मारिया, ये क्या है मल्टीपर्पज वेसल है। ये क्या है मल्टीपर्पज वेसल है, इसका नाम क्या है एचएस मारिया। अच्छा, ये क्या कोची शिपयार्ड जो में बनी है भारत में, कोची शिपयार्ड में, ये जर्मनी को हैंडओवर की गई है। और ये दूसरी ऐसी जर्मनी को हैंडओवर की गई है। पहली कौन सी थी भैया आपकी? एमएस हेंजी, ये भी याद रखिए एमएस हाइंस जो थी पहली थी, और ये दूसरी जर्मनी को हैंडओवर की गई, इसका नाम क्या है एमएस मारिया। एमपीवी मतलब मल्टीपर्पज वेसल है। Which Indian shipyard manufacture eco-friendly vessel Maria delivered to Germany? ठीक। Which Indian shipyard manufactures the eco-friendly vessel MS Maria delivered to Germany? किसने लिखा है बताइए? कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने। चलिए नेक्स्ट। Consider the following regarding MS Maria. It is the eco-friendly multi-purpose vessel exported to Germany। बिल्कुल सही, जर्मनी को एक्सपोर्ट किया गया है। Prior to MS Maria, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हेंज, हेंज को भी दिया, एक सही, दोनों सही हो गया आपका। गेम टू कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इज इमर्जिंग एज रिलायबल ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन मैरीटाइम टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही बात है, कोचिन शिपयार्ड क्या है? इमर्जिंग रिलायबल ग्लोबल एक्सपोर्टर मैरीटाइम। बिल्कुल सही बात है। क्यों? सीएसएफ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, मतलब क्योंकि इसने मैन्युफैक्चर डिलीवर के हाई स्पीड इको फ्रेंडली वेसल एमएस हेंज और मारी जर्मनी को दिया, इसीलिए है ये ए से बी से एक्सप्रेशन भी कर रहा है। कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियन, देखिए अभी फेंसिंग मतलब तलवारबाजी, ध्यान रखिए तलवारबाजी। और तलवारबाजी में तो भैया देखिए भारत लड़ने में माहिर था, राजा महाराजा कितने एक से वीर हुए हैं, आला उदल जैसे वीर हुए हैं, तो इसमें तो टॉप करना ही था भैया हम लोग को। तो इसमें चैंपियनशिप हुई, ठीक है। मतलब ये क्या है, फेंसिंग का तत्व तलवारबाजी खेल से बात क्यों, ध्यान रखिए कहाँ पर लागोस नाइजीरिया में होस्ट हुआ है। इसमें भारत जो है इंडिया टॉप द मिडल 35% इंडिया टॉप किया है, और 13 गोल्ड 8 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज है। 13 गोल्ड 8 सिल्वर 14 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है ना। Where was the common fencing championship hosted under the India top middle table 35 मेडल के लागोस नाइजीरिया, यानी लागोस और नाइजीरिया में। ठीक, नेक्स्ट। Consider the following statement regarding the Commonwealth fencing championship. India achieved top ranking medal tally securing 35 मेडल, सही बात है 35 मेडल आए। इंडियन टोटल 13 गोल्ड
8 सिल्वर 14 ब्रॉन्ज, ये भी सही, तो ए भी दोनों सही हो गया आपका। कंसीडर ट्रू स्टेटमेंट, इंडिया डोमिनेटेड इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप नाइजीरिया, बिल्कुल सही बात, इंडिया डोमिनेट किया है। क्यों डोमिनेट किया? क्योंकि भारत ने क्या सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल जीते और टोटल 35 जीते, इसलिए टॉप किया, ए से बी से एक्सप्रेशन डी। पुतिन विजिट टू कोरिल आइलैंड, देखिए अभी भी क्या है कि राष्ट्रपति क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं रशिया के राष्ट्रपति जी का नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन जी हैं। तो इन्होंने एक आइलैंड को विजिट किया है, उस आइलैंड का नाम है कुरिल आइलैंड। अच्छा, विजिट तो किया, लेकिन इससे क्या हो गया है कि जापान और क्या कहते हैं उसके बीच में, रशिया के बीच में क्या हो गया है, एक तरह से विवाद छिड़ गया है। विवाद क्यों छिड़ गया है कि इस कुरिल आइलैंड पे जापान कहता है हमारा अधिकार है, रशिया कहता है हमारा अधिकार, रशिया कंट्रोल भी है। मतलब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में समय किसका कंट्रोल है, रशिया कंट्रोल है। तो रशिया कहता है कि हमारा आइलैंड है, और क्या कहते हैं जापान कहता है हमारा आइलैंड है, कंट्रोल रशिया का, इसलिए बात रशिया की मानी जाती है, ठीक है ना। तो इसी वजह से जापान इसका विरोध कर रहा है। अगर आप थोड़ी सी अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं, यहाँ जान सकते हैं, यहाँ एक प्राधी का नाम आप सुने होंगे, कमचटका, कमचटका है, ठीक। अच्छा, और यहाँ पे ये किसके कंट्रोल में, रशिया के कंट्रोल में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4, अगर 4 की बात करते हैं होकेडो, होकेडो, एक यहाँ पे आइलैंड है होन्सू, और एक आइलैंड का नाम है क्यूसू, क्यूसू, और एक का नाम है सिकोयू, सिकोयू। तो इन तीनों आइलैंड के बीच में ही क्या है, और यहाँ पे एक आइलैंड का नाम है शखालिन, क्या नाम है, सखालिन द्वीप, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, सखालिन द्वीप है। अच्छा, ये भी रशिया कंट्रोल में है। और इसी के बीच में दोस्तों यहीं पे क्या है कि एक आइलैंड, इसका नाम है कुरिल। कौन सा आइलैंड है, कुरिल आइलैंड। तो पुतिन जी यहीं पर आए हुए हैं। पुतिन जी क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ सकता है क्यूरिल आइलैंड किसके किसके बीच है, तो कमचटका और होक्काइडो के बीच में है। तो पुतिन जी यही क्यूरिल आइलैंड पे आए हैं। जापान कहता है ये हमारा कंट्रोल, ये पैसिफिक ओशियन है, कौन सा ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो रशिया क्या कहता है कि हमारे कंट्रोल में है, और कंट्रोल इस समय वैसे देखा जाए तो कंट्रोल रशिया का ही है, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या है कि यहाँ पे आए हो तो जापान ने विरोध दर्ज कराया है, ठीक है। चलिए, रशियन बाउंड्री पुतिन विजिट टू सखालिन कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सही बात, पुतिन जी विजिट किए, बिल्कुल सही बात है। आइलैंड का अर्थ अल्पेशियन चेन लोकेटेड इन द पैसिफिक, बिल्कुल सही बात है। ये विवादित द्वीप समूह मैंने पहले ही आपको बताया। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कमचटका और होक्काइडो, देखिए मैंने बताया ना, ये ध्यान रखिएगा, कमचटका जो है रशिया कंट्रोल में, होक्काइडो जो इसके बीच में है, मैंने आपको बताया दोनों के बीच में सिचुएटेड है। अच्छा, क्या है कि वर्तमान रूस में वास्तविक नियंत्रण रूस में, लेकिन जापान पर दावा ठोकता है, इसलिए वहां के जो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने विरोध दर्ज कराया कि भैया देखिए ये डिप्लोमेटिक तरीका होता है विरोध दर्ज कराने का ना। डिस्प्यूटेड कुरिल आइलैंड ज्योग्राफिकल बिटवीन द बीच ऑफ द फॉलोइंग टू लैंड मासेस, कमचटका एंड होक्काइडो, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। With the Kuril dispute, consider the following statement: the island located in Pacific Ocean, बिल्कुल पैसिफिक ओशियन में है। The island currently under Japanese administrative control while claimed by Russia, बिल्कुल सही, जापानी कहता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में, लेकिन मानता रशिया, तो ये गलत चीज है। जापानी एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े उल्टा लिखा है, यहाँ पे रशिया होना चाहिए, यहाँ जापान होना चाहिए, तो गलत है, ठीक है ना। Given the tourism, Japan raised a strong diplomatic objection to Russian President Putin visit to Kuril Island, बिल्कुल कुरिल आइलैंड पे पुतिन की विजिट को रशिया ने क्या किया है, ऑब्जेक्ट किया। क्यों? क्योंकि जापान टेरिटोरियल क्लेम बोलता है कुरिल आइलैंड पे, इसलिए इसने अपना बोला है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसलिए ए से बी से समझी कर दादर नागर हवेली सीबीडीसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, देखिए दादर एंड नागर हवेली और चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव और चंडीगढ़ जो है 2 यूटी ऐसी बन गई जिन्होंने सीबीडीसी बेस्ड बेनिफिट ट्रांसफर किया है। अच्छा, अगर आप सीबीडीसी की बात करें तो होता क्या है कि ये ई रूपी है। अब बोलेंगे ई रूपी के जैसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए कि क्या होता है कि पहले तो ये राशन की योजना है, अन्य स्कीम है पीएफ गरीब कल्याण योजना स्कीम है, जो 26 मार्च 2020 को लॉन्च हुई थी। अच्छा, तो इसके तहत क्या किया जाता है कि जो कोविड समय जिनका रोजी रोजगार चलेगा, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से इनको जो है वो दिया जाता है, अन्न वगैरह दिया जाता है। अच्छा, तो अब क्या था कि पहले ऐसे मान लीजिए कि आपके खाते में पैसा आया, आप उसको निकाल लिए, जाके वो ले आए, तो और खरीद लाए, उसे यूज कहीं और करते। अब सरकार क्या करती है कि ई करेंसी देती है कि उससे आप राशन ही ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कहना ना कि ट्रांसफर डिजिटल करेंसी स्पेसिफिक कैन बी ओनली यूज टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन, मतलब इसे फूड ग्रेन के लिए ही यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की ई करेंसी है। तो ऐसा करने वाला चंडीगढ़ और दमन एंड दीव जो है पहला, दादरा नगर हवेली पहला बन गया है, ठीक है, और चंडीगढ़ भी, ठीक। चलिए, विच यूटी बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लांट सीबीडीसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंडर द गरीब कल्याण अन्न योजना,
किसने यहाँ किया बताइए, दादर नगर हवेली। Consider for example regarding CBDC based DBT annuity, the digital fund provider can be utilized universally for any commercial transaction। गलत, खाली वही ले सकते हैं आप। अन्य पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना इनिशियल लॉन्च 26 मार्च, हाँ ये बात है 26 मार्च को लॉन्च हुई। देखिए और आपका दो सही हो गया। Given to the introduction CBDC based DBT prevent the leakage and diversion of food subsidy fund। बिल्कुल सही बात है। CBDC था DBT शुरुआत में खाद सब्सिडी फंड रिसाव को विषय को रोका जा सकता है। क्यों रोका जा सकता है? क्योंकि इसको खाली पैसा खर्चा करेंगे फूड ग्रेन्स में, इसलिए रोका जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी कर रहा है। इंडिया फर्स्ट इजराइल हैकाथॉन, देखिए भारत और इजराइल के बीच में एक क्या हुई है, एक हैकाथॉन हुई, इजराइल इंडिया हैकाथॉन हुई है। मतलब कब हुई है? ये 14 अगस्त को हुई है। ये रिस्टोरिंग हेल्थ केयर हैकाथॉन है, मतलब कि जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो दिक्कतें आती हैं, यूथ को जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत, उसको दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी बेस में क्या है, किसको लॉन्च किया गया इंडिया द्वारा। और इसमें 14 तरह के इनोवेटिव सॉल्यूशन दिए जाएंगे हेल्थ केयर से रिलेटेड। व्हाट वाज द कोर थीम फॉर द इंडियन इजराइल हैकाथॉन? अगर क्या थीम है इसकी? रजिस्टर्ड हेल्थ केयर। ठीक, कंसिडर फ्लोशिप रिगार्डिंग द हैकाथॉन, इट फोकस द यूथ हेल्थ केयर चैलेंज सॉल्व थ्रू टेक्निकल इनोवेशन। बिल्कुल सही, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से सॉल्व किया जाएगा। हैकाथॉन सक्सेसफुली जनरेटेड 49 टेक्निकल सॉल्यूशन, बिल्कुल 14 तरह के टेक्निकल सॉल्यूशन किया जाएगा, इसलिए बिल्कुल सही, ए सही, बी से इसमें सही। गिवन बायोटेक कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड एक्सपेंडिंग इनटू टेक्निकल हेल्थ केयर वेंचर, बिल्कुल सही बात है। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय सहयोग उस तकनीकी स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार कर रहा है। क्यों कर रहा है? जो ज्वाइन हो स्पेशल टारगेट टेक्निकल फॉर यूथ हेल्थ केयर, क्योंकि यूथ हेल्थ केयर को टारगेट कर रहा है, इसलिए ए से बी से स्पेशली। जू रोंगजी, देखिए अभी भी क्या है, जू रोंगजी ये कहाँ के हैं? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, चाइना के क्या थे? प्रधानमंत्री जी थे, ठीक है, चाइना के। और ये क्या है, इनको मतलब चाइना के राष्ट्रपति थे पहले बार, ठीक है, सॉरी प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, चाइना प्रधानमंत्री जी थे। और इनको इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए जाना जाता है 1990-2000 के बीच में। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या कि स्टेट पे, देखिए आपको पता है चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो वहां पे मतलब कि प्राइवेटाइजेशन पे जोर नहीं, वहाँ पे पब्लिक इंटरप्राइजेस पे ज्यादा जोर रहता है। इसलिए स्टूडेंट इंटरप्राइजेस मॉडर्नाइजेशन चाइनीज बैंकिंग सिस्टम के लिए इनको जाना जाता है। और 97 साल, मात्र 97 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो फार्मर प्रीमियर जू रूजी पास अवे रिसेंटली 97 इंस्ट्रूमेंटल इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ विच नेशन, किस नेशन के? चाइना के। Consider the French regarding Zhu Rongji. He served the Prime Minister of China, led major market-oriented economic reform। बिल्कुल सही बात है। He played a part in researching issue on enterprise। बिल्कुल सही बात, ये भी बात सही, इसलिए ए से बी से इसमें भी कर रहा है। जू रोंगजी वाइडली रिगार्डेड एज प्राइवेट फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मर इन मॉडर्न चाइनीज हिस्ट्री, बिल्कुल सही बात है। इनको मॉडर्न चाइनीज में ट्रांसफॉर्मर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ही स्प्रेड रिग्रेसिव स्ट्रक्चरल लॉस मेकिंग ईस्टर्न इंडस्ट्री एंड चाइना एंट्री ग्लोबल सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। चाइना ग्लोबल मार्केट में एंट्री हुई और चाइना का इकोनॉमी बड़ी, बिल्कुल माना जाता है, इसलिए ए से बी से सोल्यूशन भी कर रहे हैं। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट स्कीम, CMS, देखिए अभी भी क्या है, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट स्कीम शुरू की गई है। किसके द्वारा? यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है। इसमें क्या किया जाएगा कि कंटेनर बना जाए, कंटेनर मतलब जिसमें सामान जाता है उसको बनाया जाएगा भारत में, जिससे क्या किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी भारत की, क्या कहते हैं, कंटेनर बनाने की। इससे शिपिंग प्रोडक्शन क्या इनहेंस होगा, हम जो इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं उससे हमको मदद मिलेगी सामानों का, ठीक है। और जो उसका इंपोर्ट करते हैं क्या कहते हैं कंटेनरों का, तो वो घटेगा, तो हमको प्रॉफिट भी होगा और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी लॉजिस्टिक नेटवर्क की। टोटल आउटले अप्रूव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट फॉर द कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट, कितना आउटले अप्रूव किया है? 7,000 करोड़। Consider the following statement regarding CAMS scheme. It aims to increase domestic production of shipping container, lower import dependence। बिल्कुल सही बात है। इसका एम है शिपिंग कंटेनर घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और आय निर्भरता को कम करना, बिल्कुल सही बात है। द स्कीम एम टू स्ट्रेंथन द इंडियन लॉजिस्टिक नेटवर्क, बिल्कुल सही बात है, लॉजिस्टिक नेटवर्क को बढ़ाना इसका एम है, इसलिए ए सही बी से एक्सप्रेशन भी कर रहे हैं। Consider through flowing statement. CMS will play a crucial role in enhancing Indian export competitiveness in global trade, बिल्कुल सही बात है। CMS वैश्विक व्यापार में भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण निभाएगा। क्यों निभाएगा? क्योंकि शिपिंग कंटेनर की जो डिमांड है, इंपोर्ट रिड्यूस होगा, कंट्री अपने आप पे मतलब क्या रिलायंस हो जाएगा उस पे, क्या कहते हैं कि कंटेनर पे बॉटल नेक एरिया, जो लॉजिस्टिक ऑपरेशन का उन पे कमी है, बॉटल नेक एरिया मतलब जहाँ से संचालन में बाधा आती है उनमें कमी आएगी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए ए से बी से भी कर रहा है। इस तरह से हमने आज 15 अगस्त से करंट अफेयर्स कंप्लीट किए। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जल्दी सक्सेस होइए, देश का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।